आज मैंने एक पुस्तक मंगवाया है जिसका नाम है मुस्कान मौन की मार और उसके लेखक हैं आशुतोष राणा जी, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ये पुस्तक ये वो है, मौन मुस्कान की मार। इसकी एक चैप्टर मुझे बहुत पसंद आई है, वो मैं आप सबसे साझा करना चाहूँगा, पढ़ के सुनाना चाहूँगा, जिससे मेरी थोड़ी हिंदी भी ठीक हो जाए, रीडिंग स्किल भी ठीक हो जाए और आप लोगों को भी पढ़ने की जगह सुनने में शायद ये काम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है गंधी वृक्ष। भाई साहब, कस्बे के सबसे विशाल छायादार दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकने में के भीम कार्य को संपन्न करने में व्यस्त थे। वो चिढ़े हुए गुस्से में दिखाई दे रहे थे। भाई साहब अपने परिवार की पिछली 3 पीढ़ियों के कष्ट का कारण इस पेड़ को मानते थे। वे पूरी शक्ति से वृक्ष की जड़ों का प्रहार कर रहे थे, किंतु वह वृक्ष इतना जिद्दी था कि गिरने को तैयार ही नहीं था। पेड़ को गिरता न देख भाई साहब अपने को ठगा सा महसूस कर रहे थे। लोगों का मानना था कि इस वृक्ष की जड़ें पूरे कस्बे में फैली हुई है, या यूं कहें कि हमारा पूरा कस्बा ही इस पेड़ की जड़ों पर बसा हुआ था, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांव के पुराने लोग बताते हैं कि यह वृक्ष अनेकों बार प्राकृतिक प्रकोप का और विकृति के कोप का शिकार हुआ था, किंतु इसके बाद भी यह धराशायी नहीं हुआ। इस वृक्ष से एक अजीब सी सम्मोहित करने वाली गंध निकलती थी, जिससे लोग इसे गंधी वृक्ष कहने लगे थे। इसकी एक और विशेषता थी कि यह ठंड, गर्मी, बरसात हर मौसम में सदा हरा भरा रहता था। आजादी से पहले कई अंग्रेज वैज्ञानिकों ने इसका कारण जानने के लिए वृक्ष की जड़ों को खोद डाला, किंतु इसकी जड़ें मानो पाताल तक पहुंची हुई सी दिखाई देती थी। अंग्रेजी वैज्ञानिकों ने कई बार उसे काट कर फेंक दिया, किंतु हर बार वह दोगुनी गति से पहले ही अपेक्षा अधिक विस्तार लेते हुए फिर से खड़ा हो गया था। पुराने लोग बताते हैं कि वृक्ष की शीतलता से घबरा कर ही अंग्रेजों ने हमारा कस्बा छोड़ दिया था, और तब से अंग्रेजों के यहाँ काम करने वाले हमारे कस्बे के कुछ लोग बेरोजगार हो गए थे। वो अपनी दुर्दशा की वजह से इस वृक्ष को बताने लगे, वृक्ष की शीतलता को वो भीषणता कहने लगे। वृक्ष अपनी विलक्षणता के कारण पूरे कस्बे में विश्वास का केंद्र हो गया था। लोग उसकी पूजा करते, मन्नत मांगते। लोगों द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बंधे गए रंग बिरंगे धागों से वह पेड़ अटा पड़ा था। कुछ उसे काट कर अपने घर बना लेते, कोई उसकी लकड़ियों पर अपनी रोटियां सेक लेता। उस वृक्ष की एक विशेषता और थी, जहां उसकी डालियां पर संसार भर की सभी प्रजातियों की पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। वही उसकी छाया में सभी जातियों के मनुष्य ने अपने घर बना लिए थे। कुछ लोग पत्थर मारकर उस पर लगने वाले फलों को तोड़ते, तो कोई उसकी लकड़ियों को जलाकर उसकी आग तापता। कुल मिलाकर वह पेड़ पूरे कस्बे के सत्कार का ही नहीं, तिरस्कार का केंद्र भी था। हमारे कस्बे में उस पेड़ को लेकर मिली जुली भावनाएं थी। कुछ उसे कल्याणकारी तो कुछ उसे अकल्याणकारी मानते थे। मैं भाई साहब के पास पहुंचा। मेरे मन में उनके लिए बेहद आदर था। मैं उनके जीवंत आत्मविश्वास, अथक परिश्रम व विकट क्षमता का प्रशंसक था, किंतु गांव के बुजुर्ग उनके प्रति मेरे आदर भाव को आस्था के उपजे आदर की नहीं, आतंक के उपजे आदर की श्रेणी में रखते थे। भाई साहब मुझे पसंद करते थे। मुझे देख मुस्कुराकर बोले कि महाबली भीम हो या दुर्योधन, कंस हो या 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन, यहाँ तक कि हनुमान जी को भी मैंने धराशायी होते देखा है, किंतु यह गंधी पेड़ है कि गिरता ही नहीं। पिछले कई सालों से लगातार इस पर चोट की जा रही है। इसे काटा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि जलाकर राख भी कर दिया गया, लेकिन यह खत्म होने की जगह और लहलहाने लगा। मुझे इसकी एक और विशेषता की जानकारी हाल ही में हुई कि इसकी राख खाद का काम करती है। जैसे रक्त बीज के रक्त कण समस्या थे, वैसे ही इसके रक्त कण एक विकट समस्या है। यह तो गीता की आत्मा से ज्यादा शक्तिशाली है। न इसे कोई मार सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है, न गीला कर सकता है।
मैंने कहा कि भाई साहब, जितना समय आपने इसे मिटाने के लिए खर्च किया, उतना यदि आप नए पेड़ लगाने में खर्च करते तो अभी तक पूरा का पूरा जंगल खड़ा हो गया होता। और वैसे भी जिस पेड़ ने हमारी रक्षा की है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भाई साहब बोले, तुम नहीं समझोगे, इसकी छाया में कोई दूसरा पेड़ बढ़ ही नहीं सकता, और बढ़ भी गया तो उसे वह महत्व तो नहीं मिलेगा जो इस गंधी को मिलता है। इस गंधी के कारण हम नहीं हैं, बल्कि हमारे कारण ही यह फूल फल रहा है। अपने परदादे ही इसे अफ्रीका के जंगलों से यहाँ लाए थे। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह पेड़ पूरे कस्बे में अपनी जड़ी जमा लेगा। खैर, जो हुआ उसे बदला तो जा नहीं सकता, लेकिन भुलाया तो जा सकता है। पुरखों की चूक के कारण हम मूर्ख माने जाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अब इसे मिटाने का प्लान छोड़ दिया। अब इसे बर्बाद नहीं, बदनाम किया जाएगा। हत्या से अधिक घातक चरित्र हत्या होती है। इसलिए इसके गुणों को ही इसका दोष बताया जाए, ताकि लोग इसकी छाया से भी दूर रहें। इसकी गंध को दुर्गंध साबित करने की देर है। लोग स्वयं ही इससे किनारा कर लेंगे। हमारे परिवार की बेरोजगारी और तमाम तकलीफों का कारण यही पेड़ है। इसने हमारी जमीन पर अपनी जड़ें जमाई हैं, तो अब हम इसकी जड़ों पर अपनी जमीन तैयार करेंगे। भाई साहब अचानक घोषणात्मक स्वर में बोले, अब से हमारा यह कस्बा गांधी ग्राम नहीं, नंदी ग्राम के नाम से जाना जाएगा। नाम परिवर्तन के लिहाज से बेहतर कई और दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज वही दिन है जब इस पेड़ की राख उड़कर पूरे कस्बे के जर्रे जर्रे में फैल गई थी। भाई साहब ने संकित भावुकता से मुझसे पूछा, इस परिवर्तन में क्या तुम मेरे साथ हो? मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें भाई साहब, हम सामान्य जन हैं, बदलाव नहीं, बर्दाश्त ही हमारा भाग्य है। हम गरीब लोग हैं, हमें नाम से क्या मतलब, हमें तो काम से मतलब है। इस सच्चाई को हम जानते हैं कि नाम बदलने से नियति नहीं बदलती। सुगंध हो या दुर्गंध, इस भूमि को तो हम छोड़ने से रहे। अब यह भूमि ही हमारा भाग्य है, या कह लें कि ये हमारे भाग्य में यही भूमि है, वो राम जाने। आप बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, भूत और भविष्य के दृष्टा ही नहीं सृष्टा भी हैं, और हम वर्तमान की छोटी छोटी समस्याओं से जूझने वाले आम जन। हमारे बुजुर्गों ने अपने दुख को सुख में बदलने का अचूक नुस्खा बताया था, सो उसी का ईमानदारी से पालन करते हुए हम जीवन बिता रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति में आनंद रहता है। भाई साहब ने उत्सुक हो मुझसे कहा, क्या उस आनंद मंत्र को तुम मुझसे साझा कर सकते हो? मैंने उत्साहित कंठ से उस मंत्र का सस्वर पाठ किया। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, बड़ा आदमी जो भी बोले हाजू हाजू कहिए। जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, बड़ा आदमी जो भी बोले हाजू हाजू कहिए। तो ये थी मौन मुस्कान की मार की गंधी वृक्ष नाम की एक अध्याय, जिसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, देख के पढ़ के सुनाया है। आपको भी सुनने में आसानी होगी, और मेरी भी शायद अभी मैंने नया स्टार्टअप किया है इस चैनल का, तो आपको भी सुनने में आसानी होगी। इतनी देर सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। आप जितनी देर में पढ़ेंगे उतनी देर में सुन लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी आशीर्वाद बनी रहेगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। रोशन कुमार, यानी कि कुमार रोशन, एडवोकेट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू।